हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो काफ़ी दिनों से मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड नहीं करवा रही थी। अब हम आज से हमारे वीडियोस को कंटिन्यू रखेंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, जिसमें आरपीसी सेकंड ग्रेड की तो डेट आ चुकी है, ठीक है ना। उसके फॉर्म भरे जाएंगे अभी अप्रैल और मई में, और एग्ज़ाम भी जल्द से जल्दी हो जाएगा इसी साल में कभी भी। और ऐसे DSSB का एग्ज़ाम भी आपको जुलाई अगस्त में होगा, तो मीन्स एग्ज़ाम आपके अब चलते रहेंगे। तो इनके प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करनी होगी, तब जाके आपको एग्ज़ाम टाइम में अच्छा सा रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ टॉपिक तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं। जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है अलका मैम आर्मी, इस पर भी कई सारे वीडियोस प्रोवाइड करवा चुकी हूँ मैं आपको। तो अगर आपका कुछ जो टॉपिक्स है जो कवर नहीं हुए हैं, आप चाहें तो उन पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिससे आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और जो आप लोगों की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अब आगे के वीडियोस प्रोवाइड करवाती रहूँगी। इसमें पहले जो डिमांड थी वो थी हमारे लीनियर अलजेब्रा की। अब लीनियर अलजेब्रा को मैं पूरा कवर करूँगी आपको। फिर उसके बाद जो आपकी जो भी सेकंड डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाऊँगी। ये सारे वीडियोस आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन और थ्योरी मैं आपको साथ के साथ करवाऊँगी, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगी, जिससे आपको थ्योरी समझने में ईजी रहे। और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तभी आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करें हम हमारा आज का वीडियो। अब लीनियर अलजेब्रा में मैंने पहला टॉपिक यहाँ पर लिया है, रैंक एंड नलिटी ऑफ अ मैट्रिसेज। इससे पहले मैट्रिक्स के जो टाइप होते हैं, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट, उस पर एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। तो अगर आप पहले मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ और डिटर्मिनेंट पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। तो आप चाहें तो वहाँ से मैट्रिक्स वाला पहले टॉपिक पढ़ लें, देन उसके बाद ये टॉपिक कवर करें, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट इसी टॉपिक से स्टार्ट करती हूँ, रैंक एंड नलिटी। और फिर उसके बाद हम वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, इन सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 कवर करेंगे, ठीक है ना, विद एग्जाम्पल और विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, अब नंबर 1 है, हमने जो हमारा टॉपिक लिया है रैंक एंड नलिटी, उसमें जो फर्स्ट डेफिनेशन वो मैंने लिखी है रैंक की, कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब रैंक की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है वो तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, बट कभी भी हम इस डेफिनेशन की हेल्प से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। तो ये जो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है ये तो केवल स्टैंडर्ड डेफिनेशन, और डेफिनेशन को कैसे अप्लाई करेंगे हम किसी एग्जाम्पल पे, वो मैंने यहाँ पे इसको बता रखा है। तो मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अ पॉजिटिव इंटीजर आर, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर यानी कोई भी नेचुरल नंबर होगा, उसको हम यहाँ पर रैंक बोलेंगे किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ नॉन जीरो, ठीक है ना, नंबर 1। अब किसी भी मैट्रिक्स की अगर रैंक फाइंड करने जा रहे हैं, देन मैट्रिक्स शुड बी नॉन जीरो। इफ़ मैट्रिक इज ए जीरो मैट्रिक्स, यहाँ मैंने नोट लगा के लिखा हुआ है, अगर मैट्रिक जीरो मैट्रिक है तो उसकी रैंक फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैट्रिक शुड बी नॉन जीरो इफ़ वी वांट टू फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक, ठीक। सो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आर वो रैंक होगा किसी मैट्रिक के लिए। अब 2 कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, एक तो यहाँ लिखा है एटलीस्ट, यानी कम से कम एक माइनर इन ए ऑफ ऑर्डर आर। जिस नंबर को हम रैंक बोल रहे हैं उस ऑर्डर का कम से कम एक माइनर तो ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन जीरो हो। एंड नंबर 2, एवरी माइनर इन ए ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर, और आर से बड़े जितने भी माइनर हैं, एवरी का मीनिंग है सभी, नॉट 1 2, ऑल द माइनर ऑफ ग्रेटर देन आर इज जीरो। क्लियर। अगर कोई नंबर रैंक होगी तो उस ऑर्डर का कम से कम एक माइनर तो होना चाहिए नॉन जीरो, और उस ऑर्डर से बड़े जितने भी माइनर हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? जीरो। इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर एनी मैट्रिक देन वी कैन से दिस नंबर आर इज ए रैंक ऑफ अ मैट्रिक। इसको हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे, रो ए इक्वल टू आर। तो कहीं अगर ये लिखा है तो इसका मीनिंग है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल टू आर, या फिर कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं रैंक ऑफ ए इक्वल टू आर, ठीक है ना। दोनों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। फिर मैंने बताई थी जीरो मैट्रिक्स की रैंक हमेशा जीरो होती है, और रैंक फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स की भी रैंक फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन वी कैन फाइंड रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स, ठीक है ना, स्क्वायर और नॉन स्क्वायर डजंट मैटर। अब ये जो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, इसकी हेल्प से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके बता रखा है, बट हम केवल इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके अलावा हम किसी भी क्वेश्चन को इस डेफिनेशन की हेल्प से सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, वो कॉम्प्लिकेशन पे भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको ये मैट्रिक्स ली,
मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 4। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें बोला गया रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड, इसकी हमें रैंक फाइंड करके बतानी है। अब अगर डेफिनेशन याद है तो हमने क्या बोला, इसका आपको सबसे बड़ा ऑर्डर का माइनर देखना है। तो ऑब्वियसली इसका सबसे बड़ा ऑर्डर का माइनर क्या होगा 3 क्रॉस 3। अब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के कितने माइनर पॉसिबल हैं, क्योंकि 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का है, यानी यहाँ पे आप 3-3 कॉलम को लेके यहाँ पे ऐसे 4 माइनस बना सकते हैं, ठीक है ना। एक एक कॉलम को छोड़ते जाएंगे तो आपको 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के 4 माइनस मिलेंगे। अब उनमें से किसी भी एक को चेक कर लीजिए। तो मैंने सपोज़ फर्स्ट 3 कॉलम्स को लेके यहाँ पे माइनस चेक किया, तो ये क्या आ गया 0 के इक्वल आ गया। अगर ये 0 है तो अब हम इससे कम ऑर्डर का माइनर चेक करेंगे, यानी कोई सा भी आप 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का माइनर ले लीजिए। ये मैंने लिया, यहाँ पर नॉन जीरो आ गया। अब हमने क्या बोला कि एटलीस्ट 1 माइनर इन ए ऑफ ऑर्डर आर इज़ नॉन जीरो, तो ये तो नॉन जीरो आ गया। एंड एवरी माइनर ऑफ, यानी 2 ऑर्डर का माइनर अगर नॉन जीरो है तो 3 ऑर्डर और उससे बड़े ऑर्डर के जितने माइनर होंगे वो सारे क्या होने चाहिए 0। अब एवरी लिखा हुआ, एवरी का मीनिंग है, ये तो मैंने केवल एक माइनर चेक किया है। आपको ऐसे बाकी के 3 जो माइनर्स है वो भी चेक करके देखने होंगे क्या वो भी सभी 0 आ रहे हैं। अगर ऐसा होगा देन वी कैन से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द रैंक ऑफ द मैट्रिक इज इक्वल टू 2। अभी तक केवल मैंने एक ही माइनर चेक करके बताया है। तो इस अकॉर्डिंग जब हम डेफिनेशन से चेक करेंगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और हम श्योर भी नहीं होंगे जब तक कि आपको सारे माइनर्स चेक करके नहीं देख लेना है कि वो 0 है या नॉन जीरो है, ठीक है ना। तो एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इस डेफिनेशन से चेक करें। तो फिर हम कैसे चेक करेंगे, उसके लिए एक अनदर डेफिनेशन है, तो वो मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे। तो अब यहाँ पे जो हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे इक्लेहन फॉर्म से, ठीक है ना। अब इक्लेहन फॉर्म क्या होती है, तो उसके लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इक्लेहन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स नॉन एज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इक्लेहन फॉर्म जो होती है वो बेसिकली ये होती है, जो मैंने यहाँ 2 मैट्रिक्स से डिनोट करके है कि सपोज आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी जिसका ऑर्डर कितना होगा 4 क्रॉस 5 है, यहाँ पे 4 तो रो है एंड 5 कॉलम्स हैं। अब वो जो मैट्रिक्स होगी उसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ये हमने क्या फॉर्म लिखी है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसके नीचे के सभी एलिमेंट को आपको 0 कन्वर्ट करना होगा। तो जैसे आप मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे देन इट बिकम अ इक्लेहन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ठीक है ना। तो सिंपल अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो आप ये बोल सकते हैं कि आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा, दैट्स इट। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी ये होती है डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट अगर 0 हैं देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स है नॉन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और उसी को यहाँ पे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में नाम दे दिया इक्लेहन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, जैसे रो इक्लेहन फॉर्म भी बोलते हैं। उसकी एक टिपिकल से डेफिनेशन होती है, तो वो डेफिनेशन अभी मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैन इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दिस टॉपिक। तो बस आपको ये याद रखना है कि अगर आपको रैंक कैलकुलेट करनी है किसी भी मैट्रिक्स की, अगर आपको डेफिनेशन यूज़ नहीं करनी है तो देन आप फिर उसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अप्लाइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, नॉट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके आप उसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करने के बाद उसमें आप टोटल नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज़ काउंट करना। जितनी टोटल नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज़ होंगी वही होंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के इक्वल। क्लियर। ये तो मैंने 2 यहाँ पे फॉर्म मेंशन किए इक्लेहन फॉर्म की कि क्या होती है कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट 0 देन द मैट्रिक्स कन्वर्टेड इन इक्लेहन फॉर्म, ठीक। अब कैसे अप्लाई करेंगे इस फॉर्म को हम क्वेश्चन पे, उसके लिए मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं। ये जस्ट अभी एग्जांपल जो कि मैंने डेफिनेशन की हेल्प से सॉल्व किया था वही मैंने अब यहाँ पे इसको इस फॉर्म से कन्वर्ट करके इसकी रैंक फाइंड की है। ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल डायगोनल आपको देखना है तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल 1 3 4। इसके नीचे के कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट, इनको आपको 0 में कन्वर्ट करना है। तो पहले इन दोनों एलिमेंट को मैंने यहाँ पे 0 बना दिया। कैसे बनाया कि हमें इसको 0 बनाना है यानी R2 माइनस 2R1 कर दिया, इसको 0 बनाना है यानी इन दोनों को माइनस कर देंगे R3 माइनस R1। इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये 2 रो मिल जाएगी। अब हमें केवल इस एलिमेंट को 0 बनाना है यानी इसको 0 बनाना है, ठीक है ना। 1 को 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ R2, क्योंकि अब R1 की हेल्प नहीं ले सकते। अगर R1 की हेल्प लेंगे तो ये जो एलिमेंट है 0 वो चेंज हो जाएगा। सब आप R2 की हेल्प से इसको 0 बनाएंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे आपको ये यहाँ पे रो मिलेगी। अब जैसे आप इक्लेहन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा यानी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0, तो अब आपको देखना है टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो का मीनिंग है कि कम से कम एक एलिमेंट तो उस रो में नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। सारे एलिमेंट 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। जैसे इस रो में सभी एलिमेंट 0 के इक्वल है, लेट मी इट इज अ 0 रो एंड ऑल आर नॉन जीरो रो। कम से कम एक एलिमेंट भी नॉन जीरो है देन इट इज़ अ नॉन जीरो रो।
तो यहाँ पे 2 जो रोज हैं वो नॉन जीरो हैं, सो दैट मीन्स रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू 2। ठीक, फिर ये सेकंड मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, इसका जो ऑर्डर है वो है 4 क्रॉस 3। अब 4 क्रॉस 3 ऑर्डर है तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है 1 1 0, इसके नीचे के कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, इनको जीरो को कन्वर्ट करना है आपको जीरो के इक्वल। तो पहले इन 3 एलिमेंट को आप जीरो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन। R2 प्लस R1 कर देंगे, ये R2 है यानी R3 माइनस के 2R1, और इन दोनों को ऐड कर देंगे R4 प्लस R1। तो इन तीनों ट्रांसफॉर्मेशन को जब अप्लाई करेंगे तो आपको यह मैट्रिक्स मिलेगी। अब यहाँ कैलकुलेट करने में आपको कोई गलती नहीं करनी है, अगर आपने प्लस माइनस की गलती कर दी तो ऑब्वियसली आपको आगे की मैट्रिक्स भी गलती आपको मिलेगी। तो इनको आपको सही से कैलकुलेट करना है रो ट्रांसफॉर्मेशंस को। अब यहाँ जब आप देखेंगे तो ये वाली रो तो ऑलरेडी जीरो है, अब हमें देखना है प्रिंसिपल डायगोनल क्या था 1 2 0, इसके नीचे के कुल 2 एलिमेंट है, इसको आपको जीरो के इक्वल कन्वर्ट करना है। अब इन दोनों को जीरो के इक्वल कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ R2, क्योंकि R3 में तो एलिमेंट है ही नहीं। अब क्लियरली आप देख सकते हो कि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो ये क्या रो बन जाएगी, जीरो रो। अब टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है यहाँ पे 2, क्योंकि इनमें तो सारे एलिमेंट जीरो जीरो है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक भी कितनी हो जाएगी 2 के इक्वल। तो ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म रैंक फाइंड करने की। अब आपके पास चाहे कोई सी भी मैट्रिक्स हो, आप किसी भी मैट्रिक्स का इस डेफिनेशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं रैंक। ठीक है, अब ये तो होगा कैलकुलेशन करने वाला मेथड। अब कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इनमें कैलकुलेशन नहीं होती है, और 75% क्वेश्चन यही ऐसे ही आते हैं आपके एग्जाम में प्रॉपर्टी बेस्ड। ठीक है ना, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कम आते हैं बट कम आते हैं। तो अब मैं प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे कि क्या प्रॉपर्टीज़ है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की, और उन प्रॉपर्टीज़ को कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन पे। तो ये यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आप रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की। कभी कभी क्या होता है कि जो आपके ऑप्शंस आते हैं वो इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस आते हैं, कि क्वेश्चन होता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ABCD 4 ऑप्शन, और जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें यही जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से कोई सी भी 4 प्रॉपर्टीज़ लिखी होती हैं, और उनको हमें देख के बताना होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी सही है कौन सी गलत है। ठीक है ना, तो कई बार प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन यानी लैंग्वेज के भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी होती, केवल डायरेक्ट आपको जो रिजल्ट में यहाँ पर बता रही हूँ वो डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 एक एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती हूँ, जितने भी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 हमने लिखा है कि द रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर का मीनिंग क्या होता है कि ऐसे मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है ना, तो डिटर्मिनेंट हमेशा हम उसे मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं जो कि स्क्वायर होता है, तो उसी के लिए हम सिंगुलर नॉन सिंगुलर चेक कर सकते हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट आप चेक करते हैं, इफ़ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो फिर आपको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम बोल देंगे रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू n, यानी उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उसके इक्वली रैंक होगी हमेशा। ठीक, फिर नंबर 2 है रैंक ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज़ लेस देन n। अब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की जो रैंक है वो n से कम तभी होगी इफ़ एंड ओनली इफ ए इज ए सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 तो रैंक हमेशा n के इक्वल, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है तो रैंक हमेशा उस नंबर से छोटी होगी। अब कितनी होगी उसके लिए तो हमें आगे प्रोसेस करना होगा, बट हम ये तो कह सकते हैं कि उस मैट्रिक्स की रैंक n के इक्वल तो कभी नहीं होगी। कब? जब मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर? फिर नेक्स्ट आता है कि इफ़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज m क्रॉस n देन रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m और n। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी जस्ट हमने किया था कि ए का हमने ऑर्डर क्या लिया था 4 क्रॉस 3। तो इस प्रॉपर्टी का मीनिंग है कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो हमेशा 3 या 3 से छोटी आएगी। इन दोनों में से जो छोटा नंबर है या तो उसके इक्वल आएगी, उससे छोटी आएगी, उससे बड़ी कभी नहीं आएगी। ये इस प्रॉपर्टी का मीनिंग है। तो हमने देखा भी था कि इस टाइप के मैट्रिक्स के जो रैंक है वो या तो आपको 3 मिल रही थी या फिर 2 मिल रही या फिर 1 मिलेगी, ठीक है, कभी भी 4 के इक्वल नहीं आएगी। ऐसे इससे पहले जो मैंने एक और एग्जांपल लिया था उसमें हमने लिया था 3 क्रॉस 4। 3 तो रो थी और 4 क्या थे, कॉलम थे। तो जब इस मैट्रिक्स की आपने रो रैंक निकाली थी तो वो भी क्या थी, लेस देन इक्वल टू 3 यानी 2 के इक्वल थी। तो यानी 3 या 3 से कम नंबर आएगा, 3 से ज़्यादा नंबर 4 कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है आप एग्जाम्पल से वेरीफाई कर सकते हैं, जस्ट अभी हमने जो एग्जाम्पल किए उनकी हेल्प से। अभी जो नंबर 5 है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 4 एंड नंबर 5 दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं वो इसी प्रॉपर्टी पे बेस आते हैं हमेशा। ये नंबर 5 पे जो मैंने लिखा हुआ है
पहले नंबर 4 में क्या है कि यदि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी दोनों का ऑर्डर यदि सेम है ऑफ ऑर्डर n, और अगर उन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगी उसकी रैंक फाइंड करेंगे, देन दिस रैंक इज़ ऑलवेज लेस देन और या इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। इन दोनों मैट्रिक्स की अलग अलग रैंक निकालेंगे, उन दोनों का जो एडिशन होगा उससे या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा, उससे बड़ा कभी भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है, यदि किसी मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो तो है m क्रॉस n और किसी दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस p, तो ऑब्वियसली जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, तो ए बी का जो ऑर्डर होगा वो क्या मिलेगा आपको m क्रॉस p। ठीक है ना, m क्रॉस p। तो जो कॉमन नंबर होता है वो यहाँ पे हटा देना है आपको। ठीक, तभी यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो हमने दो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स लिए ए एंड बी, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगी, वो भी क्या मिलेगी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स m क्रॉस p ऑर्डर की। अब यदि हमें इसकी रैंक बतानी है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन, देन दिस रैंक इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए रैंक बी। इन दोनों के इंडिविजुअल जो रैंक होगी उससे मिनिमम नंबर होगा, बट यहाँ से आप नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली कौन सा नंबर होगा, तो फिर उसके लिए आपको ये भी कैलकुलेट करना होगा कि रैंक ए और रैंक बी अगर आपको गिवन है तो उसका मिनिमम निकाल लिया, अब इन दोनों को ऐड करके उसमें से माइनस करना है। अब कौन सा नंबर माइनस करना है जो इसमें कॉमन आ रहा होगा, ठीक है ना, उस कॉमन नंबर को माइनस कर देना। फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वही होगी यहाँ पे रैंक ऑफ ए बी। तो ऐसे केस में अधिकतर ये दोनों नंबर होते हैं जो सेम आते हैं, इस वजह से आप बोल देते हैं रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू दिस नंबर। ठीक है ना। अब उस चीज़ को तो मैं अभी आपको एग्जांपल से वेरीफाई कराऊंगी कि हम कैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस प्रॉपर्टी को। पर जैसे मैंने बोला कि इट इज़ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूछे गए हैं। फिर नंबर 6 है, अगर एक कोई आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स लिए हमने आइडम्पोटेंट। अब आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, इनकी डेफिनेशन वगैरह क्लियर होनी चाहिए आपको, और नहीं पता है तो मैंने मैंने बता रखा है कि एक वीडियो बना रखा है मैंने मैट्रिक्स से रिलेटेड, जिसमें मैंने सारी मैट्रिक्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रखा है डिटेल में, तो उसको मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड करवा दूँगी। वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो इस वीडियो के बाद उसको भी देख सकते हो। ठीक, तो यदि ए कोई आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है n के इक्वल है, देन अगर इस केस में आप आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की रैंक और इस टाइप के मैट्रिक्स की रैंक को निकाल के दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा ऑर्डर के इक्वल आएगा, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए, दिस सम ऑफ द रैंक इज ऑलवेज इक्वल टू n। अभी यहाँ पर कुछ 3-4 प्रॉपर्टीज़ हो रहे हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की, इनको भी 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे नंबर 7 में मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि किसी मैट्रिक्स ए की रैंक उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स की रैंक वो दोनों हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ए टी का मीनिंग क्या है, ट्रांसफर होगा मैट्रिक्स ए। फिर नंबर 8 में है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का अगर आप रैंक निकालते हैं तो वो भी हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है ना। नंबर 9 में है ए और ए थीटा क्या होती है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होता है। मीन्स अगर यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ए में तो पहले तो आप उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, देन उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो उसको हमने डिनोट कर दिया ए थीटा से, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए। तो जैसे ये वाली प्रॉपर्टी है वैसे सेम ये प्रॉपर्टी है, इन दोनों मैट्रिक्स की रैंक भी क्या आएगी, इक्वल आएगी हमेशा। और लास्ट नंबर 10 में हमने लिखा हुआ है कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की रैंक कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगी, कैन नॉट बी 1 के अलावा कोई सा भी नंबर पॉसिबल हो सकता है, बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की रैंक कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकती। ठीक, तो ये यहाँ पे कुछ टोटल 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से 2 ही प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और आ भी चुके हैं, तो उन पे तो मैं अभी आपको क्वेश्चन करवाऊँगी नेक्स्ट पेज पे। पहले की जो छोटा सा टॉपिक है नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स ए, जैसे हमने रैंक फाइंड की वैसे हम नलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, उसकी डेफिनेशन यहाँ देखते हैं। उसके लिए हमने कोई भी एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर की m क्रॉस n ऑर्डर की, और माना उसकी रैंक किसके इक्वल है, r के इक्वल। कि अगर इस मैट्रिक्स की आप रैंक फाइंड करते हैं और रैंक सपोज आपको कोई नंबर मिल जाता है r, देन द नलिटी ऑफ a इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उसमें से आपको रैंक माइनस कर देनी है, तो आपको क्या मिल जाएगी, नलिटी ऑफ a। बस यही मीनिंग होता है नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स का, और कोई मीनिंग नहीं होता। कि जो मैट्रिक्स की रैंक होती है वो आपको फाइंड करनी होती है, फिर टोटल नंबर ऑफ कॉलम में से रैंक को माइनस कर दें तो जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा नलिटी ऑफ ए। क्लियर। और रैंक और नलिटी को अगर सम करेंगे तो आपको नंबर ऑफ कॉलम्स मिल जाने चाहिए।
अगर रैंक और नलिटी को प्लस करने पर जो नंबर आता है वो टोटल नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा आता है, तो आप मान लेना कि आपने यहाँ पे जो कैलकुलेशन है कुछ गलत की है, ठीक है ना। तो ये वेरीफाई भी कर सकते हैं आप इस फॉर्मूले से। अब नलिटी फाइंड करने के लिए मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है। जस्ट अभी मैंने इससे पहले आपको ये एग्जांपल सॉल्व करवाया था, जिसको हमने रो इक्विवेलेंट फॉर्म से सॉल्व किया था। तो मैंने यहाँ पे इसको रैंक फाइंड नहीं की, मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि जब हम इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स को, तो आपको ये मैट्रिक्स मिलती है लास्ट में, ठीक है ना। रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। ये जो स्टैंडर्ड यहाँ पे डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल, उसके नीचे के 6 एलिमेंट को जब 0 बनाएंगे तो 0 बनाने पे ये आपको फॉर्म मिलेगी। नाउ इट इज़ आवर इक्विवेलेंट फॉर्म या फिर अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। इसमें जब आप नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखेंगे तो कितने मिल रहे हैं, 2। दैट मीन्स द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल टू 2। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं यानी कितने, 3, उसमें से आप रैंक को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, नलिटी। और जब नलिटी और रैंक को प्लस करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स मिल जाने चाहिए। तो बस यही मीनिंग है, आप किसी भी मैट्रिक्स की यहाँ पे नलिटी फाइंड कर सकते हैं। और नलिटी फाइंड करने के लिए आपको रैंक या तो पता होना चाहिए या फिर रैंक आप इस मेथड से फाइंड करके चेक करेंगे। क्लियर। तो ये तो हमारा जो छोटा सा टॉपिक था रैंक एंड नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स है, ये तो कंप्लीट होता है। अब मैं कुछ एग्जांपल करवा देती हूँ आपको, जिससे आपको ये जो टॉपिक्स और ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल मेंशन किए हैं जिनमें हम प्रॉपर्टीज़ जो भी हमने पढ़ी थी उनको मैं काम में लूँगी, ठीक है ना। वो जिन पे मैंने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मार्क की थी उसी पे बेस्ड ये 2 एग्जांपल्स हैं। जैसे पहला है कि यदि A और B 2 3x3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, इस तरीके से हैं कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन वाली जो मैट्रिक्स है AB, उसकी रैंक तो है 1 के इक्वल, देन द रैंक ऑफ BA कैन नॉट बी। अगर AB मैट्रिक्स की रैंक 1 के इक्वल है तो BA मैट्रिक्स की रैंक कौन सी नहीं हो सकती, इन तीनों में से, यानी 0 1 2 एंड 3। अब यहाँ हम ये जो गिवन पार्ट है उसको काम में लेंगे, ठीक है ना। जैसे हमें क्या बोला गया कि AB मैट्रिक्स की रैंक क्या है, 1 के इक्वल है। अब अगर AB मैट्रिक्स की रैंक 1 के इक्वल है तो A और B को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर कितना मिलेगा आपको, 3x3, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है। अब किसी मैट्रिक्स का अगर जो ऑर्डर है उसके इक्वल अगर रैंक नहीं मिलती है, दैट मीन्स वो मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट या सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 के इक्वल है और इसकी रैंक 3 के इक्वल नहीं आ रही है, दैट मीन ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। दैट मीन द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 0। अगर AB मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ B, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल आएगा। अब किन्हीं दो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तभी होगा जब या तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 या डिटर्मिनेंट ऑफ B 0, दोनों में से किसी भी एक भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है तो आप क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल। ठीक। अब हमें क्या फाइंड करना है, BA का। तो BA की रैंक फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, BA का डिटर्मिनेंट चेक करेंगे कि BA का डिटर्मिनेंट अगर 3 के इक्वल आ जाएगा तो आप बोल देंगे रैंक 3 के इक्वल, और 3 के इक्वल नहीं आएगा तो आप बोलेगा 3 के इक्वल नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ B निकाला तो उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ B डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब अकॉर्डिंग टू दिस हम बोलेंगे कि दोनों में से कोई भी एक 0 के इक्वल होगा, दैट मीन्स ये भी क्या होगा, 0 के इक्वल। अब BA जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आने का मीनिंग है इसकी जो रैंक है वो 3 के इक्वल तो कभी नहीं हो सकती, ठीक है ना। अगर जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसके इक्वल रैंक तभी होती है जब वो नॉन सिंगुलर हो, बट ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स मिलेगी, दैट मीन्स की रैंक कभी भी 3 के इक्वल नहीं हो सकती। 3 के अलावा कोई सा भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 क्यों हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं भी 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें 0 मैट्रिक्स मिल सकती है, ऐसा पॉसिबल है। सो सपोज ये इस टाइप की कोई मैट्रिक्स आपको गिवन हो कि इनको मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाए, देन दैट मीन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैन बी पॉसिबल 0, बट इसकी रैंक कभी भी 3 के इक्वल तो नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। सो यहाँ पे यही पूछा गया है कि रैंक ऑफ BA कैन नॉट बी इक्वल टू 3, सो इट कैन नॉट बी पॉसिबल 3। क्लियर। तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें आप कैलकुलेट कुछ नहीं कर सकते, प्रॉपर्टीज याद होंगी तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ऐसे जैसे मैंने इस पर इंपॉर्टेंट मार्क की थी उस प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है कि P एंड Q कोई भी 2 रियल मैट्रिसेज है जिनका साइज है 4x6 एंड 5x4। P का ऑर्डर तो ये गिवन है और Q का ऑर्डर ये गिवन है, ठीक। अब उसमें Q मैट्रिक्स की रैंक तो आपको गिवन है 4 एंड QP मैट्रिक्स की रैंक गिवन है 2। तो हमसे P मैट्रिक्स की रैंक पूछी गई थी कि P की रैंक क्या होगी। अब अगेन प्रॉपर्टीज़ को काम में लेंगे तो जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात हो जाए तो आपको वो जो मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट लिखा था वो माइंड में आ जाना चाहिए
ऑटोमेटिकली। सबसे पहले आपने क्यूपी का ऑर्डर निकाला तो ये 5 क्रॉस 4 है, 4 क्रॉस 5 है, तो क्यूपी का ऑर्डर क्या होगा 5 क्रॉस 6। ठीक, बट हमें क्यूपी की रैंक गिवन है 2, तो इस ऑर्डर का कोई मीनिंग नहीं है। इससे तो हम ये बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ जो क्यूपी होगा वो इन दोनों का जो मिनिमम नंबर है उससे हमेशा छोटा या बराबर होगा, तो वो 2 आपको गिवन है। अब ये जो मेन रिजल्ट है हम उस पर आते हैं। हमने लिखा था जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का जो रैंक है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ रैंक क्यू एंड रैंक पी, एंड इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक क्यू प्लस रैंक पी माइनस 4। कौन सा नंबर माइनस करना है जो यहाँ पे कॉमन होगा, तो 4 कॉमन है तो 4 हमने माइनस कर दिया। ठीक, अब यहाँ जो गिवन है उन सबको लिख दें। क्यू की रैंक आपको कितनी गिवन है 4, ये आपका अननोन है -4, ये आपको गिवन है 2, मिनिमम ऑफ 4 एंड रैंक ऑफ पी, तो ये तो आ जाएगा रैंक ऑफ पी लेस देन इक्वल टू 2 एंड मिनिमम ऑफ 4 क्यू पी। अब मिनिमम ऑफ 4 क्यू पी ऑलरेडी यहाँ पर नंबर आ रहा है 2 के इक्वल, सो दैट मीन्स ये जो नंबर है वो 100% 2 होगा, तभी यहाँ पे इन दोनों का मिनिमम क्या आएगा 2 के इक्वल। ठीक, तो इससे आप इस रिजल्ट से ये बता सकते हो कि रैंक ऑफ जो पी होगा वो क्या होगा 2 के इक्वल होगा। ठीक है ना, ये जो इक्वलिटी है इससे क्लियरली आप बोल सकते हो कि रैंक ऑफ पी इज इक्वल टू 2। क्लियर, इस तरीके से हम चेक करते हैं और इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ काम में आती हैं। ठीक, हमारा छोटा सा टॉपिक था रैंक एंड नलिटी ऑफ द मैट्रिसेस, वो कंप्लीट होता है। कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो वो भी मैं कोशिश करूँगी एक वीडियो में कंप्लीट करवा दूँ आपको। ठीक, फिर मैं 2-3 टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उनके मैक्स क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम चैनल पर। जब तक आप ये जो मैंने वीडियोस बताए हैं उनकी हेल्प से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, और अगर आपके पास कोई टेक्स्ट बुक्स हैं, कोई प्रैक्टिस की बुक है, तो उस बुक्स में से इस टॉपिक की क्वेश्चन निकाल कर उनको सॉल्व करना जो मैंने अब थ्योरी बताई है। क्लियर, सो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट कर दिया करें, और अगर आपको वीडियो नहीं अच्छे लगते हैं तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है। बट अगर आप लाइक करेंगे तो उससे मुझे पता लगेगा कि आपको वीडियोस कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने आपको पसंद आ रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस, थैंक यू।